अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम मॉडर्न फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स रेज। ठीक है, कि एक्स रेज की प्रोडक्शन क्या है, एक्स रेज की प्रिंसिपल क्या होती है, इसके स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करेंगे। हम ये स्टडी करेंगे कि एक्स रेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, कंटिन्यूस एक्स रेज क्या होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज क्या होती है, हम इसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? आज का मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है एक्स रेज। ठीक है, तो एक्स रेज में हम क्या करेंगे? आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, इसके स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स इसके स्टडी करेंगे, इसके प्रिंसिपल जो है इसके प्रिंसिपल के बारे में स्टडी हम करेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है। ठीक है, और ये एनर्जी पे किस तरह डिपेंड करती है एक्स रेज। ठीक है, तो सब इसमें हम क्या करेंगे? एक्स रेज प्रोडक्शन की बात करेंगे कि एक्स रेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एक्स रेज प्रोडक्शन, कि मतलब एक्स रेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक्स रेज होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्स रेज क्या होते हैं। तो एक्स रेज ऑफ आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्स रेज क्या होते हैं? एक्स रेज जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। ठीक है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है लाइट। ठीक है, तो लाइट के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होती है? ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की फोटॉन्स होती है। ठीक है, तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक्स रेज का मतलब है, या एक्स रेज क्या होते हैं? तो एक्स रेज होती है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स। वो फोटॉन जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी उसको उनको हम कहेंगे कि ये एक्स रेज है। ठीक है, तो फोटॉन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी उसको हम कहेंगे एक्स रेज, या आप इस तरह बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो डिपेंडेंस है, जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि इनका जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी लो वेवलेंथ इज कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है, तो आप एक्स रेज को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि फोटॉन्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कॉल्ड एक्स रेज, या आप इस तरह बोल सकते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड एक्स रेज। ठीक है, या जो वो फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ बहुत कम हो उनको हम बोलते हैं एक्स रेज। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कम होती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इसका तीसरा आप इस तरह बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी हाई एनर्जी। आपको पता होगा कि वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो आपको मैंने क्या कहा है कि एक्स रेस क्या होते हैं? वे कम वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स रेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वेवलेंथ हमारे पास कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि वो फोटॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या उन फोटॉन्स को हम एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है,
तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ इज कॉल्ड एक्सरेज। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वो फोटॉन जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो, उनको हम कहेंगे कि ये एक्सरेज है, ठीक है। या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहेंगे एक्सरेज, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन जो है ये इनवर्सली होता है। तो वेवलेंथ जब कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वो फोटॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहेंगे कि ये क्या होते हैं? एक्सरेज होते हैं, ठीक है। तो इनके वेवलेंथ का जो इनकी जो वेवलेंथ होती है, इनका जो रेंज होता है वेवलेंथ का, इनकी वेवलेंथ का रेंज होता है 10⁻⁻² से लेके अप टू 10⁻+2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग ए नॉट, आप इसको हम क्या बोलते हैं? ए नॉट को हम आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होगी? 10⁻⁻² अप 10⁻+2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। या आप अगर आपने इसको नैनोमीटर में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0.001 नैनोमीटर अप टू 10 नैनोमीटर, ठीक है। ये इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। तो यहाँ पे आप देखें, जब इसकी इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या है? वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स रेज की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो आप इस देखें, इसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत कम है। इसका मतलब ये है, इसकी वेवलेंथ आप देखिए 0.01 से लेके 10 न्यूटन मीटर तक की हो सकती है, ठीक है, नैनोमीटर तक हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी जो है, एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है? 10⁻⁻² अप टू 10⁻+2 आर्मस्ट्रॉन्ग या 0.01 नैनोमीटर अप टू 10 नैनोमीटर, इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक्स रेज की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि एक्स रेज क्या होते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया कि एक्स रेज क्या होते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहेंगे कि ये एक्स रेज है। या उन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ बहुत कम हो, उनको हम कहेंगे ये एक्स रेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, वेवलेंथ इसकी कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि एक्स रेज क्या होते हैं, उनकी वेवलेंथ की लिमिट क्या होती है, रेंज क्या होती है। अब हम आज के एक्स रेज प्रोडक्शन पे, ठीक है, कि एक्स रेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज के प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो एक्स रेज के प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक्स रेज का प्रोडक्शन जो है, ये इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक्स रेज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स होता है, ठीक है। आपको याद होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? मैंने क्या लिखा है? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस होता है एक्स रेज का प्रोडक्शन, ठीक है। किस तरह से? आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक मेटल सरफेस लेते थे, ठीक है। उस मेटल सरफेस पे हम फोटॉन्स को जो है उसको फॉल करते थे, उस पे स्ट्राइक करते थे, उस मेटल सरफेस पे, ठीक है। मेटल सरफेस पे हम फोटॉन्स को या लाइट की रेडिएशंस को जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उसको फॉल करते थे। तो उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते थे और वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते थे उस मेटल सरफेस से, ठीक है। तो वहाँ पे वो उस इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से करंट बनता था। उस करंट को हम क्या बोलते थे? फोटो करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक ये एक्स रेज प्रोडक्शन जो है, इसका जो प्रोसेस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिवर्स होता है। आपको मैंने बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते थे? हम एक मेटल सरफेस को लेते थे, ठीक है। उस मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है। उस मेटल सरफेस पे हम फिर लाइट जो है वो फॉल करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो जाते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे फोटॉन्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके किसी टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक करते हैं और वहाँ पे फोटॉन्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं
और वो फोटॉन्स एक्स रेस के फॉर्म में निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स रेस प्रोडक्शन। ठीक है, एक्स रेस का प्रोडक्शन किस तरह से होता है? एक्स रेस प्रोडक्शन जो है ये इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मैंने बता दिया। अब हम एक्स रेस के प्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि एक्स रेस का प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक टारगेट मटेरियल को लेंगे, ये एक टारगेट मटेरियल है हमारे पास, इस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इस सरफेस पे फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस पे फॉल होंगे तो इनके दरमियान कुछ एटम्स होंगे। ठीक है, ये इस मटेरियल के कुछ एटम्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके उस मटेरियल के उस एटम्स के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, कोलिजन होगी इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ फोटॉन्स को जो है इमिट करेगा, इसमें से कुछ फोटॉन्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमिशन ऑफ फोटॉन जो है, यहाँ पे इमिशन ऑफ फोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एक्स रेस। ठीक है, यहाँ पे जो फोटॉन्स निकलेंगी वो फोटॉन्स किसके फॉर्म में निकलेगी, एक्स रेस के फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे एक्स रेस जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से फोटॉन, इस तरह से जो है एक्स रेस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, उस सरफेस पे हम क्या करते थे, उस सरफेस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करते हैं। ठीक है, तो जब हम उस टारगेट मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स जब फॉल करेंगे तो उस टारगेट मटेरियल के अंदर एटम्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके उस एटम के साथ इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जो एटम्स है उन एटम्स के दरमियान कोलिजन होगी। एटम के दरमियान जब कोलिजन होगी तो उसमें से कुछ रेज जो है वो निकलेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ उसमें से रेज निकलेंगे, वो फोटॉन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस पे आप उसको स्ट्राइक करवाते हैं, उस पे फॉल करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आप किसी सरफेस पे फॉल करते हैं, उस पे स्ट्राइक करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे फोटॉन्स बनती है और वो फोटॉन्स एक्स रेस के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स रेस का प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, हम एक सरफेस को लेंगे, एक टारगेट मटेरियल को लेंगे, उस टारगेट मटेरियल पे हम फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को जो है फॉल करेंगे। ठीक है, तो उस एटम्स के दौरान उन इलेक्ट्रॉन का उन एटम के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, उस इंटरेक्शन से जो है फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, फोटॉन्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, वो फोटॉन्स जो है वो किस फॉर्म में निकलेंगे, वो फोटॉन्स एक्स रेस के फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, डायग्राम। ठीक है, ये एक्स रेस के प्रोडक्शन का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने टारगेट यूज किया हुआ है, जिस टारगेट पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कर रहे हैं, उस टारगेट का नाम है मोलिब्डेनम। ठीक है, टारगेट का नाम क्या है, मोलिब्डेनम। तो एक्स रेस की प्रोडक्शन आपको जनरल समझ आ गई होगी। हमने क्या किया है, हमने एक सरफेस को लिया है। ठीक है, हम एक टारगेट मटेरियल को लेंगे, उस टारगेट मटेरियल पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करेंगे। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेंगे तो इस एटम इस मटेरियल के अंदर, ठीक है, या इस टारगेट मटेरियल के अंदर कुछ एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके उन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फोटॉन्स को प्रोड्यूस करेगा और वो फोटॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, वो बाहर की तरफ जब निकलेंगे तो वो एक्स रेस के फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फोटॉन्स निकलती है वो फोटॉन एक्स रेस के फॉर्म में निकलती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स रेस का प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके डायग्राम से भी इसको समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक एवेक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एवेक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब है यहाँ पे, ये हमारे पास एक ट्यूब है। ठीक है, उस ट्यूब में हमने क्या किया है, हमने एक टारगेट मटेरियल को लिया है, मोलिब्डेनम। ठीक है, टारगेट का नाम यहाँ पे क्या है, मोलिब्डेनम। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये एवोक्यूटेड ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फिलामेंट लिया हुआ है। फिलामेंट को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको एज इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट आपको नजर आ रही है, ये फिलामेंट है। ठीक है, इस फिलामेंट को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एज अ इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इसको हम एज इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है,
हम यहाँ पे एक इवेक्यूएटेड ट्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फिलामेंट कनेक्ट की है, ठीक है। फिलामेंट के साथ यहाँ पे क्या होती है, एक कैथोड होती है, ठीक है। तो फिलामेंट जब कैथोड को गर्म करेगा, ठीक है, जब हम फिलामेंट से कैथोड को गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, जब हम फिलामेंट से कैथोड को हीट देंगे तो कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे फिलामेंट को लिया है एज अ इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने एक इवेक्यूएटेड ट्यूब लिया है, हमने यहाँ पे एक फिलामेंट कनेक्ट की, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कैथोड होता है, ठीक है। अगर ये फिलामेंट, जब हम इस फिलामेंट को हीट करते हैं, ठीक है, तो ये फिलामेंट हीट के साथ क्या करेगा, ये कैथोड जो है वो हीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलामेंट कैथोड को हीट कर लेगा, तो कैथोड में से क्या निकलेंगे, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस टारगेट मटेरियल पे, जो जिस टारगेट मटेरियल को हमने यहाँ पे मोलिब्डेनम का नाम दिया है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस टारगेट मटेरियल पे फॉल हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा था ना कि हम इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और उसको किसी टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक करेंगे, तो वहाँ पे उससे फोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो फोटॉन्स किसके फॉर्म में निकलती है, एक्स रेस के फॉर्म में निकलती है। तो वही सेम हमने यहाँ पे किया है, हमने एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया है, ठीक है। ये हमारे पास एक इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये आपको जो नजर आ रहा है। इसमें हमने एक फिलामेंट को कनेक्ट किया हुआ है, फिलामेंट को हमने इस इलेक्ट्रॉन गन यूज किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक कैथोड लिया, ठीक है। तो अगर हम इस कैथोड को हीट कर रहे हैं इस फिलामेंट से, ठीक है, ये फिलामेंट क्या करेगा, इस कैथोड को हीट करेगा। जब ये फिलामेंट इस कैथोड को हीट करता है तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये फिलामेंट क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से एमिट करेगा कैथोड से, ठीक है। जब ये फिलामेंट कैथोड को हीट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो हमने फिलामेंट को एज इलेक्ट्रॉन गन यूज किया, ठीक है। तो कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जाके इस टारगेट मटेरियल, जो हमारे पास टारगेट मटेरियल है, उस टारगेट मटेरियल पे जाके स्ट्राइक होंगे, ठीक है। उस टारगेट मटेरियल को हमने मोलिब्डेनम का नाम दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं तो इस टारगेट मटेरियल के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इस टारगेट मटेरियल्स के एटम्स के साथ क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, इनके दरमियान कोलिजन होगा, ठीक है, इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से फोटॉन्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और इसके दरमियान जो एटम्स हैं, उन दोनों के इंटरेक्शन से या उन दोनों के कोलिजन्स की वजह से फोटॉन्स वहाँ पे बनेगी। वो फोटॉन्स इस टारगेट मटेरियल से बाहर की तरफ निकलेगी ऐसे, इस फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं एक्स रेज। जो यहाँ पे इससे फोटॉन्स निकल रही है, इससे जो ये रेज निकल रही है इस टारगेट मटेरियल से, इसको हम बोलते हैं एक्स रेज, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक्स रेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो है अभी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हम एक्स रेस को जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। एक इवेक्यूएटेड ट्यूब लिया है हमने, ठीक है। उसमें हमने एक टारगेट मटेरियल को यूज किया हुआ है, मोलिब्डेनम, ठीक है। उसमें हमने एक फिलामेंट को कनेक्ट किया है। फिलामेंट क्या करता है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिलामेंट से कैथोड को जब हीट करते हैं तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाके इस टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके उनके साथ कोलिजन होगा। तो उनके कोलिजन और इंटरेक्शन से क्या बनेंगे, फोटॉन्स बनेंगे। वो फोटॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे रेस की शक्ल में। वो रेस क्या होती है, उन रेस को हम कहेंगे कि ये एक्स रेस है, ठीक है। तो अगर वो रेस जो बाहर निकल रहे हैं, जो फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं इस टारगेट मटेरियल से, इनके इंटरेक्शन के बाद जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, अगर उन रेस की या उन फोटॉन्स की वेवलेंथ जो है वो 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर इनके दरमियान की रेंज की है उनकी वेवलेंथ, तो हम कहेंगे कि ये रेस जो है ये एक्स रेज है, ठीक है। तो इस तरह से एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि एक्स रेज का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। एक्स रेज का प्रोडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक्स रेज का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, एक्स रेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, या फोटॉन्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक्स रेज प्रोडक्शन तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्स रेस का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे भूल गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, जो जब फिलामेंट
कैथोड को गर्म कर रहा था, ठीक है, हीट अप कर रहा था, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट मटेरियल की तरफ जा रहे थे तो उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जा रहे थे टारगेट की तरफ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हमने फिलामेंट को यूज़ किया हुआ है एज इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, उनकी स्पीड को ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिस हाई एनर्जी के साथ वो जा रहे थे, तो वो एनर्जी क्या थी, 35 किलो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि एक्स रेज क्या होती है, एक्स रेज जो है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास जब एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे, जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये एक्स रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की तरफ के साथ जो है वो टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जब वो टारगेट पे स्ट्राइक होते हैं, वो कितनी होगी, 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक्स रेस वो रेस होते हैं, ठीक है, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई एनर्जी इज कॉल्ड एक्स रेस, ठीक है। तो एक्स रेस की एनर्जी जब वो फोटॉन्स जो है वो जब निकलेंगे, उनको हम तब एक्स रेस बोल सकते हैं उन फोटॉन्स को जब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे फॉल होंगे तो वहाँ पे जो फोटॉन निकलेंगे, जो रेज निकलेंगे, वो एक्स रेज, उनको तब हम एक्स रेज बोल सकते हैं जब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनकी इसलिए इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को, एक्स रेज प्रोडक्शन के प्रोसेस को, जो यहाँ पे एक्स रेज जो है प्रोड्यूस हुए, ठीक है, ये हमारे पास वो टारगेट था, ठीक है। उस टारगेट पे हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल किए तो उसमें से एक्स रेज निकल गए, ठीक है। ये हमारे पास एक्स रेज निकल रहे थे फोटॉन की शक्ल में, ठीक है। ये एक्स रेज जब फोटॉन की शक्ल में निकल रहे थे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज का जो प्रोडक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्स रेज, और इसको हम बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन शेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन या इनर शेल ट्रांजिशन, ठीक है, सॉरी, इसको आप क्या बोलते हैं, इनर शेल ट्रांजिशन। ये क्या होते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करते हैं, ठीक है, इस सरफेस पे, इस टारगेट मटेरियल पे, तो इस पे से फोटॉन्स निकलेंगे, उन फोटॉन्स को हम एक्स रेज बोलते हैं। अगर उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उनकी वेवलेंथ कम होगी तो हम कहेंगे कि ये जो है ये एक्स रेज है, ठीक है। उन फोटॉन्स को हम एक्स रेज बोलेंगे और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्स रेज, या आप इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर शेल ट्रांजिशन, ठीक है, इनर शेल ट्रांजिशन। तो अब ये इनर शेल ट्रांजिशन क्या होती है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनर शेल ट्रांजिशन, तो इनर शेल ट्रांजिशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, ठीक है, हमने एक एटम को कंसिडर किया हुआ है, एटम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये उसका इनर शेल है, ठीक है, ये उसका आउटर शेल है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने एक एटम को कंसिडर किया है, ये हमारे पास एटम है, ठीक है, ये उसका इनर शेल है, ये उसका आउटर शेल है, ठीक है। जिसके इनर शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर शेल में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास वही एटम है जिस एटम पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो स्ट्राइक किया था, उस एटम को हमने जस्ट इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं होता, लेकिन हम जस्ट इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एटम को लिया, ठीक है, ये उसका इनर शेल है, ये इसका आउटर शेल है एटम का। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेरी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे हैं, ठीक है। हम इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको मैंने क्या कहा था कि जब फिलामेंट हीट करेगा कैथोड को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, टारगेट मटेरियल की तरफ, ठीक है। उनकी एनर्जी जो है वो 35 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब स्ट्राइक होंगे यहाँ पे आके, जब वो एटम के अंदर जब जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होंगे, वो एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जाके
स्ट्राइक होंगे, ठीक है, जब वो एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जा रहा था, ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रॉन इस पे फॉल की है, ठीक है, ये हमारे पास वेरी हाई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हुई है एटम में, ठीक है, तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक हुई है, उसका कोलिजन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये वेरी हाई एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन आके इस पे स्ट्राइक हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वेरी हाई एनर्जी के साथ इस एटम में एंटर हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब वेरी हाई एनर्जी के साथ इस एटम में जब एंटर होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्ट्राइक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये स्कैटर्ड हो जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा और एक इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे ये वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस एटम में एंटर होता है तो ये क्या कर देगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पे जब स्ट्राइक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे और स्कैटर हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से नॉकआउट हो जाएगी, ठीक है, ये वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ये एटम के दरमियान जब एटम के अंदर जाएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्ट्राइक होगा तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो ये इसको स्कैटर कर लेगा, तो ये वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है जब इसके साथ स्ट्राइक होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, जब ये इसको बाहर निकाल देगा तो ये इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, इमिट कर देगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक होल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होती किसी जगह पे तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, HOLE, इसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, जिसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, तो क्या हुआ है कि हमने जब इलेक्ट्रॉन फॉल की इस एटम पे, ठीक है, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के अंदर गई है, ठीक है, इस एटम पे फॉल हुई है, ठीक है, तो ये जाके इस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हुई है, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया, नॉकआउट कर दिया, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, नॉकआउट होगा, तो यहाँ पे एक स्पेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, तो अब इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आउटर शेल में या हाई लेवल शेल जो है, ठीक है, हाई स्टेट शेल जो है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव होगा और यहाँ पे आके इस जगह पे आके इस स्पेस को जो है फिल कर लेगा, इस होल को जो है वो फिल कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखें जब यहाँ पे होल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक कर दी, ठीक है, यहाँ पे एटम जब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगी, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस बन जाएगी, ठीक है, तो इस फ्री स्पेस को फिल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये क्या होगा, ये आउटर शेल जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को फिल कर देगी, ठीक है, तो यहाँ से इस आउटर शेल से एक हाई स्टेट शेल से एक इलेक्ट्रॉन आके इस स्टेट को जो है इसको क्या कर देगी, फिल कर देगी, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, ठीक है, तो अब एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक इसको एनर्जी कंजर्वेशन रखने के लिए, एनर्जी कंजर्व रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे आएगा, इस स्पेस पे जब आएगा, ठीक है, जब इस स्पेस को फिल करेगा, तो आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ पे भी इसकी कुछ एनर्जी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये इस जगह तक पहुंचने में कुछ एनर्जी को जो है क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जी को यहाँ पे रेडिएट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक आएगा इस शेल तक, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कुछ एनर्जी के साथ आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये कुछ एनर्जी को जो है वो क्या कर लेगा, रेडिएट कर लेगा, और ये रेडिएशन जो है वो बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, और वो क्या बनेगी, वो फोटोन की शक्ल में हमारे पास यहाँ पे आएगी, एक्स रेज की शक्ल में आएगी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, एक्स रेज बनते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनर शेल ट्रांजिशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गई होगी, मैं आपको दोबारा बता
बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया। इनर शेल ट्रांजिशन का मतलब क्या है और ये क्या होते हैं। हमारे पास एक एटम था, ठीक है, इसका ये इनर शेल या आउटर शेल, इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की थी, ठीक है, इस पे हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर दी, तो ये स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नॉकआउट हो गया इसके इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में, या हायर स्टेट एनर्जी जो है, इस हायर स्टेट एनर्जी लेवल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस स्पेस को जो है फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आके इस स्पेस को जो है वो फिल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन आएगी, ठीक है। लेकिन फिर आपको मैंने क्या कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन शेल्स के दरमियान जब मूव करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को जो है उसको रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा, इस शेल तक पहुंचेगा, इस स्पेस तक, ठीक है। तो रास्ते में या दरमियान में इसको कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएट करनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से यहाँ तक आएगा तो बीच में इसको कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएट करनी चाहिए, और वो एनर्जी यहाँ पे वो किस फॉर्म में रेडिएट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ पे रेडिएट करेगा, और उनको हम क्या कहेंगे कि ये एक्स रेज है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है और यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बन गई थी, एम्प्टी स्पेस, तो एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए इस हाई स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस जगह को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस जगह तक आएगा तो बीच में रास्ते में इसको कुछ रेडिएशंस जो है इसको इमिट करनी चाहिए, कुछ एनर्जी जो है वो इसको रेडिएट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी जब वो इसको ये इलेक्ट्रॉन जब उस एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो बाहर जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, जिसको हम एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक्स रेज बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो इनर शेल है इसकी एनर्जी अगर हमारे पास E1 है, ठीक है, और आउटर शेल जो है इसकी एनर्जी हमारे पास E2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रेडिएट करनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जी को जो है उसको रेडिएट करेगा, तो वो एनर्जी किसकी इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये क्या करेगा, ये E2 माइनस E1 इन दोनों के डिफरेंस की एनर्जी को जो है वो रेडिएट करेगा, और वो जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा इस स्पेस को फिल करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, मूव करेगा, तो बीच में इसको कुछ एनर्जी जो है उसको रेडिएट करनी चाहिए। वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है और इस शेल की जो एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल वो एनर्जी होनी चाहिए जिसको वो रेडिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो एनर्जी जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा वो एनर्जी क्या होगी, E2 माइनस E1, ठीक है। और वो रेडिएशन जो है बाहर जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेंगी, जिसको हम एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस की इक्वल जो है इतनी एनर्जी इसको रेडिएट करनी चाहिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो E2 माइनस E1, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा, तो इसकी जो एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन। इनकी जो यहाँ पे जो एनर्जी जो है वो रेडिएट होगी, वो एनर्जी किसकी इक्वल होगी, HF की इक्वल होगी, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस की जो एनर्जी है वो यहाँ पे इसको रेडिएट करनी चाहिए, खारिज करनी चाहिए, ठीक है। रेडिएट का मतलब यहाँ पे क्या है, खारिज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए, तो इसको इन दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी जो है वो खारिज करनी चाहिए, रेडिएट करनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, जो इक्वल होती है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई हो, ठीक है। और वो प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, जिनके फॉर्म में ये रेडिएशन जो है बाहर निकली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, इन इन उसको हम क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम फोटॉन्स बोलते हैं, या उन फोटॉन्स को हम फिर एक्स रेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं इनर शेल ट्रांजिशन, इसमें एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक्सरेज का जो प्रोडक्शन है वो इस तरह से होता है। अगर आपने उसको इस तरह से समझना है, पहले तो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, फिर अगर आपने उसको इससे समझना है तो आप उससे इसको भी उसको इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने इस इलेक्ट्रॉन पे, इस एटम पे हमने इलेक्ट्रॉन को जो फॉल किया, स्ट्राइक किया, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी, नॉकआउट हो जाएगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जब नॉकआउट होगी तो यहाँ पे स्पेस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जब स्पेस प्रोड्यूस होगी तो इस स्पेस को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगी इस शेल से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसको कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएट करनी चाहिए। जब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आएगी ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको कुछ एनर्जी जो है वो खारिज करनी चाहिए। वो एनर्जी क्या होगी, इन दोनों शेल के एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, E2 माइनस E1। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक आएगा इस शेल तक, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी को खारिज करेगा। वो एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में खारिज होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इनर शेल ट्रांजिशन का प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, कि इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से आया और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है अभी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे लैब में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे एक्स रेस के, वो किस तरह से थे और उनका जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से बनना था, ठीक है। तो लैब में हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकालते हैं तो हम उसका एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं कि उसका स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से आता है। फिर उस स्पेक्ट्रम के बाद हम उसका जो है वो इक्वेशन बनाते हैं। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसके स्पेक्ट्रम को जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, जो इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो अगर हम अपने क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से देख लें, ठीक है, जो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जब आप किसी चीज़ पे लाइट फॉल करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जब आप किसी चीज़ पे लाइट फॉल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करते हैं, ठीक है, हमारी क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि आप जब किसी चीज़ पे लाइट फॉल करते हैं, ठीक ठीक, किसी टारगेट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करते हैं, तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। मतलब ये है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर उसकी एनर्जी 1 है, ठीक है, और तो उसकी एनर्जी जो है वो 1 से लेके 10 के दरमियान की होनी चाहिए, इससे ना कम होनी चाहिए और ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब वो एक कॉन्टिन्यूस तरह की होनी चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब वो 1 से लेके 10 के दरमियान ही होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो आप किसी चीज़ पे लाइट फॉल करते हैं तो वो क्या करती है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कंटिन्यूस होती है, डिक्रीज डिस्क्रीट नहीं होती, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, हमारे पास जो एक्स रेस का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा था वो आपको मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किस तरह से आ रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला इसका, जो एक्स रेज है, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। तो हमारे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी क्या कह रही थी कि जब आप किसी चीज़ पे फॉल करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कंटिन्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करते थे किसी टारगेट पे तो उसमें से क्या निकल रही थी, उसमें से फोटॉन्स निकल रही थी, तो उन फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमारी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक उन फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसका जो ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, वो किस तरह आना चाहिए था, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह आना चाहिए था, कंटिन्यूस, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस इस तरह से नहीं आया, ठीक है। हमारे ग्राफ में यहाँ पे दो पीक्स, एक पीक यहाँ पे आ रहा है और एक पीक जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को या इसके एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को जो है, इसका जो स्पेक्ट्रम है एक्स रेज का, इसको हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से
डिस्कस नहीं कर सकते, इसको हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाना पड़ा और इसको हम मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी से ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गई कि हमारे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जीती है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस के मुताबिक इसका ग्राफ जो है वो सिर्फ ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम निकाला, ठीक है, उसकी एनर्जी का, ठीक है, तो वो क्या आ रहा था, उसमें पीक्स आ रहे थे, मतलब उसकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्पेक्ट्रम को, हमको हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न थ्योरी जो है वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आया था, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम जो है वो किस चीज़ का आया था, एक्सरेज का, ठीक है। इस साइड पे हम क्या लेंगे, वेवलेंथ लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी लेंगे। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी ली है, तो इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी। तो आपको मैं कह रहा था ना कि मतलब अगर हमारे क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक होता तो हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह आना चाहिए था, कंटिन्यूस। ये क्या है, ये एनर्जी को शो कर रहा था, इंटेंसिटी को, ठीक है। तो एनर्जी का ग्राफ जो है वो इस तरह आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एनर्जी का ग्राफ है वो इस फॉर्म में आया है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसमें पीक्स आ रहे हैं, मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, और लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो क्या हुआ, हम इसको मॉडर्न थ्योरी जो हमारी है उससे हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, जब शॉर्टर वेवलेंथ था, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी थी ये थी, ठीक है। जब यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ पे शॉर्टर था तो वेवलेंथ एनर्जी हमारे पास ये थी, ठीक है। जैसे हम इन वेवलेंथ को इंक्रीज करते जा रहे थे, ठीक है, तो उसके साथ जो एनर्जी है वो क्या हो रही थी, वो भी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो पीक है वो इस तरह का आ रहा था, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे इसमें दो डायग्राम, इसमें दो ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक ये है, ठीक है, ये वाला, ये इस तरह से जो आ रहा है, ये इसमें से एक ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ये पीक्स आ रहे हैं, ठीक है। इन पीक्स को हम क्या बोलते हैं, के अल्फा और के बीटा, ठीक है। इन पीक्स को हम क्या बोलते हैं, इस पीक को हम बोलते हैं के अल्फा और के बीटा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हम के अल्फा और के बीटा क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं के अल्फा और इसको क्या बोलते हैं, इस पीक को हम बोलते हैं के बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ग्राफ में हमारे हमारे साथ दो तरह की एनर्जी जो है वो आ रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ को यहाँ पे आप देखें इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन जितना हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो उसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि आप जो वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये डायग्राम आ रहा है इसका इस तरह के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स रेस के जो है वो टू टाइप्स होते हैं। एक यहाँ पे ये है, ठीक है, जो कंटिन्यू को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये चीज, ये किस चीज को दिखा रहा है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एक्स रेस, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एक्स रेस। इससे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के एक्स रेज होते हैं। एक यहाँ पे ये है कंटिन्यूस एक्स रेस और दूसरा यहाँ पे ये है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम क्या इस चीज पे जाएंगे, कंटिन्यूस एक्सरेज कि कंटिन्यूस एक्सरेज होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमें क्या पता चला है, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से या इसके स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चला है कि इसके जो ग्राफ है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स आते हैं, इसके इसके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से हमें ये पता चला है कि एक्स रेज के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है इसकी, कंटिन्यूस एक्स रेज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यूस एक्स रेज को पढ़ेंगे।